से हमारा टॉपिक रहेगा द्वितीय ग्रेड श्रेणी है ना, सेकंड ग्रेड श्रेणी 2022 का जो 13 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। सेकंड ग्रेड एसएसटी लेवल का जो पेपर है वो करवाने जा रही हूँ मैं। ये आप देख सकते हो, ये सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान है। इसके में एमसीक्यू जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा पेपर तो था, एग्ज़ाम जो था वो था 2022 का, लेकिन ये पेपर हुआ था 13 फरवरी 2023 को। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिर्फ 50% दूँ। अगर ज़्यादा टाइम रहा तो मैं पूरे 100 भी दे सकती हूँ। तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसम के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान रहा था? तो ये कौन सा स्थान था? ये था झालावाड़ में ही होता है। ये पूरी इसकी डिटेल है, ये तो हम सबको पता है, हमने कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांश, तो ये लाल लोग मृदा है। ये सीईटी में भी आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। तो ये 4 जिलों में पाई जाती है राजस्थान के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये आप देख सकते हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में लाल रंग के लोह तत्व की मौजूदगी के कारण होता है इसका। और ये इसके किसके लिए उपयोगी है? ये मक्का, कपास, मक्का, गेहूं आदि के लिए उपयोगी है। एसीसी जो लिमिटेड है ना, वो सीमेंट की जो कारखाना है वो कहाँ है? लाखेरी में है। प्रथम राजस्थान का था वो बूंदी स्थान है, जहाँ लाखेरी स्थान है बूंदी का, वहाँ ये स्थापना की गई थी। 1915 में देखो, सर्वप्रथम क्लिक डिक्सन कंपनी द्वारा 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन देश में प्रथम स्थान है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था, कितना था पता है? तो ये एग्जाम में आया था, 2023 में ही आया था। तो ये आप देख सकते हो, अंतर था 27% और कुल साक्षरता थी वो राजस्थान की थी 61.1%, पुरुष 79.2, महिला 52.1। पाँचवा प्रश्न है, खर्च योग्य आय होती हैं। तो ये होती है व्यक्तिगत आय, जिसका वह हिस्सा जिसका उपयोग और बचत के रूप में उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व आय का वह हिस्सा किस्सा जिसका उपयोग बचत के रूप में। छठा प्रश्न है, उपभोग फलन दर्शाता है, किसको दर्शाता है? उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच में धनात्मक संबंध है ना, उसको उपभोग फलक दर्शाता है। उपभोग फलक कुल आय तथा कुल उपभोग व्यय के मध्य संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन वह तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है। बेलगाम मुद्रास्फीति क्या है? ये 2023 में आया था ना, 22 का एग्जाम भर्ती थी, 23 में एग्जाम हुआ था। तो ये दर्शाता है बेलगाम मुद्रास्फीति है ना, क्या दर्शाता है? ये अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल में जिसमें दरें 50% प्रति माह से अधिक हो। तो इसके पूरी डिटेल देख सकते हैं हम। मुद्रास्फीति को हाइपर इन्फ्लेशन तब कहा जाता है जब मुद्रास्फीति की दर प्रति माह 50% से अधिक बढ़ जाती है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा को समग्र मूल्य स्तर में गंभीर व तीव्र वृद्धि है, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं ना। और 50% से अधिक जो मूल्य हो जाता है। जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहने पर क्या होता है? जो पूर्ति वक्र है ना, कौन सा पूर्ति वक्र है ना, वो बाई और वितर्जित हो जाता है। पूर्ति वक्र है ना, ये बाई और, ये है ना बाई और किस तरफ होगा? इस तरफ बाई और दाई और इस तरफ जाएगा। जिस तरह हम बनाते हैं, आपको पता हो तो ये होता है। तो ये कभी इधर इधर खिसक जाता है, थोड़ा सा उधर खिसक जाता है। तो बाई और खिसकने पर क्या हो जाती है? कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है। और इधर खिसकने पर क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, याद रखना ये। और यहाँ देखोगे तो एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थापना पंत्र हो सकती है, वो उसकी क्या होता है? उसकी होती है अत्यधिक लोचदार मांग होती है, अत्यधिक लोचदार मांग। ये प्रश्न संख्या 10 है। एक विवेकशील उपभोग कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग नहीं करेगा यदि क्या होगा? सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। क्या होगा? सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, तभी नहीं करेगा। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहा जाता है? तो सरकारी बजट घाटा कहा जाता है। सरकारी खर्च कुल आगम से ज़्यादा, जैसे कि जो जितनी आय हुई ना उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो गया है, तो उसे कहते हैं सरकारी बजट घाटा। सरकारी बजट घाटा तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो, खर्च अधिक हो तथा किसी देश की वित्तीय व्यवस्था को इंगित करती है। बजट घाटा 3 प्रकार का होता है: राजस्व घाटा, प्राथमिक आय और प्राथमिक घाटा। ये होता है। ये प्रश्न संख्या 12वां है, इसको अच्छी तरह याद रखना, ये एग्जाम में हमेशा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा M1 मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? M1 मुद्रा क्या होती है?
इसमें करंट और सेपी अकाउंट में आरबीआई के साथ जितने भी M1 मुद्रा सबसे तरल मुद्रा होती हैं। क्या होती है? तरल मुद्रा होती है। और इस पर सावधिक जमा होता है, ये लिखा हुआ देखो आप पूरा M1, M3, M4 और M4 चार मुद्राएं होती हैं। चारों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 1% 100% आता है। सेकंड ग्रेड का कोई भी एग्जाम हो तो सावधि जमा है वो तरल मुद्रा के रूप में है और ये M1 मुद्रा कहलाती है। ये आप देख सकते हो M1 मुद्रा को आप पास मुद्रा, नोट, सिक्का आदि बैंकों के पास जमा हो, हमारे जितने भी नोट होते हैं, सिक्के होते हैं जो अकाउंट में जमा है हमारे सेविंग अकाउंट में, प्लस उसके बाद आरबीआई के साथ अन्य जमा हमारा, और M1 मुद्रा सबसे तरल मुद्रा है, ये भी याद रखने, परीक्षा में आया हुआ है। जमा मुद्रा गुणक 5 होगा। क्या होगा? जमा मुद्रा गुणक 5 होगा तो ये होगा नकद कोष अनुपात 20% होगा। कितना होगा? 20%। इसके बाद देखेंगे आप इसकी जो आंसर है इसका, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। समग्र जितनी भी मांग है ना उसको बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये लिखा होगा, ये 2 है। प्रति दर्श में जो अवलोकन पर सर्वाधिक बार आता है वो क्या होता है? वह होता है बहुलक। प्रति दर्श में जो अवलोकन है ना सर्वाधिक बार आता है तो वह क्या है? बहुलक है। ये आप देखोगे अंकों में किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति हो वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है। जिसका भी सर्वाधिक बार जो आवृत्ति होती है ना तो वो क्या होता है? वही उसका मूल्य होता है, मूल्य समूह का बहुलक होता है, तो इसको कहते हैं बहुलक। ये प्रश्न संख्या 16 है। 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? 13 संख्या है उसका समांतर माध्य क्या है? 24 है। तो 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24, तो अब प्रत्येक में 3 जोड़ा गया तो कुल प्रक्षेपण संख्या माध्य बराबर, ये इसका सूत्र भी समझ लो। तो 24 बराबर कुल प्रक्षेपण कितने हैं? 13 और 3 है 13 सॉरी कुल प्रक्षेपण 24 × 13 बराबर 312। अब 3 को सभी 13 संख्याओं में जोड़ा जाए तो 3 को सभी संख्याओं में जोड़ा जाए तो नया जो योगफल होगा वो 312 ये आ गया। इनको गुणा करने पर कुल प्रक्षेपण 13 यानी कि इसका सूत्र है, और 13 को जोड़ा गया तो नया प्लस 13 ये 3 हो गया। 312 प्लस 39 इनको गुणा करेंगे ना, 3 × 13 × 3 ये 312 प्लस 13 × 3 इनको गुणा करने पर 39 आ गए, फिर उनसे 351। तो नया माध्य क्या आएगा? इनके बीच में है ना 351 आए, उसके अंदर 13 का भाग देंगे तो 27 आ जाएगा। नया जो समान माध्य होगा वो 27 होगा। इस तरह आपको सूत्र लगा के याद रखना, सूत्र याद रखना, ये परीक्षा में बार बार आता है। यदि बहुलक तथा माध्य क्रमश 30 और 35 दिए हो तो मध्यका को ज्ञात करना। तो अब मध्यका का सूत्र क्या है वो याद रखना आपको। माध्य कितना है? 35 है और बहुलक कितना है? माध्य है ना 35 है, बहुलक 30 है, तो बहुलक 30 3 और माध्य 2 ऐसा लिखते हैं हम, और बहुलक प्लस 2 माध्य यानी कि इन दोनों को पहले 2 माध्य आ गया तो इन दोनों का गुणा किया जाएगा। 30 प्लस 35 दोनों को जोड़ दिया, उसके साथ 2 के साथ गुणा करेंगे बटा 3 होगा, क्योंकि 3 है ये। तो 30 प्लस 70 कैसे आ गए? तो इन दोनों को गुणा किया ना, तो 30 प्लस 70 और ये सूत्र है ना इसके साथ मिलेगा माध्य प्लस ये होगा बटा 3 हो गया। उसके बाद इन सबको भाग देके 33.33 आएगा, तो ये आंसर है इसका 3। उसके बाद है भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक में निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है? तो ये दी गई थी M.D. मॉरिस ने दी थी। भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक निम्न में से किसके इसके द्वारा दी गई अवधारणा थी ये M.D. मेरे याद रखना है, मुझे इतनी जो अर्थशास्त्र नहीं आती है लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। जीवन ये पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता पॉली किसी देश के जीवन या कल्याण की गुणवत्ता को मापने का प्रयास है। मूल्य व आंकड़ों का औसतन मूल साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और 1 वर्ष में जीवन प्रत्याशा, इन तीनों को मिला के निकाली जाती है। 19वां प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 में प्रारंभ की। इसका उद्देश्य गति और मानक गुणवत्ता में साथ जोड़े पैमाने एवं कौशल की चुनौती को पूरा करना था। ये था राइट आंसर इसका। 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यूनाइटेड गेम्स नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की जाती है। ये 2000 देखो मानव विकास रिपोर्ट SDR एग्जाम में 100% आएगा। अब जो हो रहा है संस्कृत विभाग का हो चाहे RPSC कराएगी उसका,
1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई। इसका लक्ष्य अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास, ये भी 2015 में अपनाए गए थे। ये एग्जाम में आया था अभी। तो देखो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य SDG तथा 169 परियोजना अंगीकृत किए गए। SDG है ना, 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आए थे। याद रखना, ये अपनाए गए थे 2015 में, जबकि प्रभाव में आए थे 1 जनवरी 2016 को। 22वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो तब तो 12वां था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है वो आप करंट अफेयर्स से देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। और ये आप देख सकते, निम्न में से किसे हरित लेखांकन भी कहा गया? तो हरित लेखांकन कहा गया, पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन कहा गया। ये आप देख सकते हो। ये प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये रॉबर्ट नॉजिक द्वारा किया गया था। ये भी आया 2023 में अभी, याद रखना। नॉजिक ने न्याय की हकदारी सिद्धांत के मुख्य 3 सिद्धांत दिए। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को न्यायपूर्ण अधिकरण में सिद्धांत के अनुसार हासिल करता है तो वह उसका हकदार है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उस संपत्ति की हकदार किसी दूसरे व्यक्ति को न्यायपूर्ण सिद्धांत के अनुसार हासिल करता है तो वह उसका हकदार होगा। और 1 और 2 के अलावा कोई भी किसी दूसरे तरीके से किसी वस्तु का हकदार नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत 3 दिए थे उसने। और निम्नलिखित में से कौन सत्ता के प्रकार का उल्लंघन मैक्स वेबर ने नहीं किया है? तो मैंने पढ़ा सत्ता, शक्ति, सत्ता और वैधता, तीनों टॉपिक NCERT बुक के अनुसार पढ़ाया था आपको, जिसके अंदर विवेकशील, सम्मत, विविध क्षमता है, परंपरागत है, करिश्मावाही क्षमता है, लेकिन संवैधानिक क्षमता है ना, ये नहीं है। 3 प्रकार बताए थे मैक्स वेबर ने। किसने बनाए थे? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार का उल्लेख किया, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। ये देखो लिखा हुआ है, लेकिन मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग वहाँ NCERT में चला गया था। निम्नलिखित में से कुछ कूटों का प्रयोग करते हुए, तो ये इन सबको मिलान करना है। आप देख सकते हो, ये इनको मिलाएंगे तो देखो पहले का 4 है, ये मुझे नहीं आ रहा, मुझे खुद को भी। तो पहले का 4 है ऑन स्टुअर्ट मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी। दूसरा था आपको सही दिख रहा होगा, पहले का है 4, दूसरे का 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इजिया बर्लिन, अनॉर्ट की स्टेट एंड यूटोपिया। ये पुस्तक किसकी है? ये है रॉबर्ट नॉजिक की, जो नॉजिक ने अभी बताए थे न्याय के हकदारी सिद्धांत 3 बताए थे ना। द रोड टू सर्फरडम, ये किसका था? ये था FA हाई का। ये आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर 2 है। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? तो यह संस्थाओं का अध्ययन, अनुभाविक अध्ययन है, तथ्यों का पर आधारित है, व्यवहार का अध्ययन है। जबकि संस्थाओं का अध्ययन ये राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता कौन कौन सी हैं? मूल्य मुक्त अध्ययन, तथ्यात्मक यथार्थवादी अध्ययन, वैज्ञानिक तरीका का उपयोग, अंतर अनुशासन दृष्टि, एक व्यापक अध्ययन की वकालत और सिद्धांत और अनुसंधान के बीच घनिष्ठ संबंध, परिमाणीकरण तकनीकों का उपयोग। अब प्रश्न संख्या 28 है जो पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक पॉलिटिकल टू गेट्स व्हाट व्हेन हाउ के लेखक हैं? व्हाट व्हेन हाउ, तो 2 है हेराल्ड लॉसवेल। ये NCERT का ही प्रश्न है, और NCERT के पाठ के अंत में दिया हुआ जो प्रश्न था ना, वो ही था, है ना। ये प्रश्न इंग्लिश में भी वहाँ लिखी हुई है और हिंदी में भी है। NCERT का जब मैंने पढ़ाया था आपको, प्रश्न पढ़ाया था पहला ही, विचारक जो पॉलिटिकल का है वो पुस्तक किसकी है? तो लॉसवेल की है। लॉसवेल की परिभाषा भी मैंने दी हुई है, वहाँ मेरी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। अपनी इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इताद द्वारा संविधान को क्या कहा है इन्होंने? अंगीकार करते हैं। तो ये सब संविधान के उद्देश्य क्या में मूल शब्दों को रिक्त स्थानों की जो पूर्ति कीजिए। तो ये है अंगीकृत, अधिनियम और आत्म प्रतीत। पहले अंगीकृत करेंगे, फिर अधिनियम करेंगे, फिर आत्मा के साथ हम उसको स्वीकार करेंगे, ये है। और संविधान दिवस कब मनाया गया है? अभी 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया गया हमारे यहाँ। और संविधान दिवस प्रथम बार 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था, है ना। संविधान जो लागू हुआ था वो पहली बार हमने मनाया था 2015 को, और अभी भी मनाया हमारे यहाँ 26 नवंबर अभी चला गया ना, इसलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित मोतीलाल नेहरू
ने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित किया। गैर न्याय संगत इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होते। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसे अपनाया गया था। 22 जनवरी को लागू हुआ था, 26 नवंबर को। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। निम्नलिखित में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान की मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो उसको किया गया है ISR बम बनाम भारत संघ 1994 के वाद द्वारा। ये वाद है जो संघवाद के लिए जो महत्वपूर्ण वाद हुए थे न्यायपालिका में वगैरह में, हमारे संविधान में। SM बम्बई भारत संघ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान संघीय है या संघवाद इसे मूल ढांचे में शामिल है। संघवाद को ये 1994 में इसको शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं है, प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है एक, तो ये गलत है। यहाँ इस पर महाभियोग संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। नहीं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है, तो भाग नहीं है ये देखना हमको। अभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के दिए पश्चात, ये भी सही है, ये भी सही है। चाहिए सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर, ये भी सही है। महाअभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति पर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ये इस तरह से राष्ट्रपति लगाया जा सकता है। ये इसका परफेक्ट आंसर है कि इसके होते राष्ट्रपति पर कदाचार असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन ये गलत है, नहीं लगाया जा सकता। इसको 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। वो अपने पद पर है, तब तक उस पर कोई न कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है 1-2 बार, राष्ट्रपति पर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया, ये जो प्रश्न है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? 61 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल क्या वो अपने पद पर बैठा है राष्ट्रपति, तब तक तो नहीं। लेकिन संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कदाचार और ये लिखा हुआ ना असमर्थता के आधार पर उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता जब तक वो अपने पद पर है। 32वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित विषय में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखो यह है 73वां 74वां संविधान, जो हमारे टॉपिक में सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है। तो ये है ना, ये अग्निशम सेवा है ना, ये नहीं है। ये आप देखोगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। लेकिन परिवार कल्याण है, सार्वजनिक वितरण है, लेकिन ये अग्निशम की सेवाएं शामिल नहीं है। ये नगर में जो होता है ना, नगर पंचायत या नगर पालिका में जो 74वां संविधान संशोधन है। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग में पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण करने के लिए उपबंध की अनुमति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 16(4). कौन सा है संविधान में? 16(4) अनुच्छेद ब राइट है इसका। कौन से अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध। ये अभी हुआ ना 16(4) में जो संशोधन हुआ था, तो राज्य सरकारों को नागरिकों को उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह है इसका। 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायतें देने को कहा गया था। तो क्या थी एक तरफा रियायतें देखने के लिए कहा गया था? तो ये आप देख सकते हो, चारों ऑप्शन है। इसके अंदर गुजराल सिद्धांत है ना, वो कहा था एक तरफा न्याय रियायतें देने को कहा था गुजराल सिद्धांत में 1990 के दशक में। 1996 में इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भारत के दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों की एक तरफा रियायत दे और उसके साथ सौहार्दपूर्ण जो संबंध बनाए रखे, इसलिए उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल ने ये सिद्धांत अपनाया था। गुजराल सिद्धांत था 1996 में अपनाया गया था। 1962 में युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा की थी? तो राजीव गांधी था। ये राजीव गांधी था, हमने कई बार पढ़ा है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि राज्य स्तर पर उत्तरदायित्व डालते हैं, ये भी सही है। इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये भी सही है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है, ये गलत है। ये 4 नंबर है ना, ये सही नहीं है। भारत के संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इन्हें भारतीय संविधान के आयरलैंड संविधान से लिया गया, ये कानून द्वारा परिवर्तित नहीं है। DPSP सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? पंचशील सिद्धांत ये है अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाना, ये पंचशील सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे पंचशील सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के हस्ताक्षरित एक समझौता जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे। सदस्य देशों द्वारा अन्य देशों में क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, ये थी उसकी कुछ विशेषता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र परिषद में तो ये सीरिया एवं लेबनान की विदेशी सेनाओं की वापसी के रूप में किया गया था। और उसके बाद न्यायशीता परिषद में किस दिनांक में अपने कार्य स्थगित कर दिए थे? न्यायशीता परिषद ने किस दिनांक के अपने कार्य को स्थगित कर दिए गए थे? तो ये है 1 नवंबर 1954 को कर दिए गए थे। कब किए थे? 1 नवंबर 1954 को अपने कार्य स्थगित कर दिए गए थे। न्याय परिषद 5 सदस्यों की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं। इसकी स्थापना ऐसे न्याय प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। 31 अक्टूबर 1954 तक सभी न्याय प्रदेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। 1 नवंबर 1954 को न्याय परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए गए थे। ये परीक्षा में आ सकता है अब की बार की औपचारिक रूप से जो 1 नवंबर 1954 को कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है महाशक्ति मतैक्य। क्या कहा जाता है? महाशक्ति मतैक्य। यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त अधिकार वीटो पावर कहलाता है। वीटो पावर भी कहलाता है और महाशक्ति मतैक्य भी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कार्यकाल के काल अनुसार से जाइए। तो ट्रिगवेली, टू थॉट, कुर्वेलिन, डेगलॉस, तो कौन कौन से थे पहले? तो यहाँ है ना, पहला ट्रिगवेली थे, उसके बाद डेग हैमरसॉल्ट थे, फिर टू थॉट और कुर्ट वॉल्ड हिम। अभी नए एक मार्क शायद हो रहे हैं, कोई नाम है मुझे पूरा कंफर्म नहीं आ रहा, वो हो गए संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों में। उसकी अध्यक्ष की जो ज्वाइनिंग वो शायद घोषणा कर दी गई है USA द्वारा, शायद पता नहीं, लेकिन है नाम उसका मैक्स से कुछ ऐसा नाम है, मुझे आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। लेकिन ये क्रम से ये ट्रिगवेली थे, उसके बाद ये थे, फिर यू थॉट, फिर कुर्टवेलिन। अब जो थे ना ट्रिगवेली वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो 1 जनवरी 2017 को चुना गया। गुतेरेस पश्चिमी यूरोप पुर्तगाल से चुने गए वे पहले व्यक्ति हैं। अभी गुतेरेस नहीं है, दूसरे हैं, उसका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, जब याद आ जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। निम्नलिखित अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? तो विश्व बैंक से संबंधित नहीं है, मूलतः ये विकसित देशों की सहायता के लिए स्थापित है। किसके लिए? विकसित देशों के लिए स्थापित है। विश्व बैंक 1944 में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी 189 देश विकासशील देशों की सहायता प्रदान करता है। प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब जारी करता है विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, याद रखना है ना। अब आए हैं लोक प्रशासन के प्रश्न जो 2nd ग्रेड में। लोक प्रशासन के प्रश्न में बहुत सारे करा भी चुकी हूँ आपको। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना। ये कौन थे आपको पता है? ये कई बार बताया मैंने आपको, LD वाइट। LD वाइट के अनुसार लोक प्रशासन के सभी कार्य शामिल है जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना, लागू करना है। LD वाइट लोक प्रशासन को एकीकृत विचारधारा के समर्थक हैं। दूसरा, पर निम्न में से कौन सा नव लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? तो ये मैंने तीनों बताए थे, मूल्य है, परिवर्तन है और प्रासंगिकता है, नैतिकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर 3 है। और वो देखो, प्रासंगिकता, मूल्य और सामाजिक समता एवं परिवर्तन, ये सभी तीनों है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि पोस्ट कार्ड शब्द के अंतर्गत नहीं आती है? वो आती है नीति बनाना, ये नहीं आती। समन्वय आता है, रिपोर्टिंग बजट बनाना आता है, कोऑर्डिनेटिंग आता है, और निर्देश देना आता है, डायरेक्टिंग, है ना, डायरेक्शन। ये सभी इंग्लिश में पोस्ट कार्ड के 7-8 शब्द है, उसको सब मिलाना, तो उसके अंदर नीति निर्माण नहीं आएगा, नीति बनाना। ये देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ भी है, आप खुद देखोगे तो। लूथर गुलिक द्वारा ये प्रतिपादित है, पी प्लानिंग ओ ऑर्गेनाइजेशन एस स्टाफिंग, डी डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, और आर रिपोर्टिंग यानी बजट बनाना, ये सब देख सकते हो। और बी बजटिंग भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक F.W. टेलर से संबंधित नहीं है? तो F.W. शॉप मैनेजमेंट है इनकी पुस्तक, मैंने बताया था आपको। और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक साइंस कौन थे? साइंस की पुस्तक टेलर की, मैंने ट्रिक बता के भी बताया था आपको। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये भी इनकी पुस्तक है। लेकिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक इनकी नहीं है। ये पुस्तक बता दी मैंने आपको। जनरल प्रिंसिपल है ना, विलोबी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? W.F. विलोबी की। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो डेविड स्टेन है। ये मैंने कई बार NCERT में पढ़ाया हुआ आपको। डेविड स्टेन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। स्टेन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं मूल्य मुक्त सत्यापन, तकनीकी नियमितता, परिमाणीकरण, व्यवस्थीकरण, एकीकरण और शुद्ध विज्ञान, ये थी इनकी विशेषताएं। निम्नलिखित चिंतकों में से किसी एक संगठन में गैंग प्लॉक, ये हमने कई बार पढ़ा है। हेनरी फ्योल का सिद्धांत था गैंग फ्योल, पद सोपान के सिद्धांत में है। हेनरी फ्योल का पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए गैंग प्लॉक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार किसी संगठन में यदि किसी कर्मचारी को किसी दूसरे कर्मचारी से संपर्क स्थापित करना है तो वह उचित माध्यम का अनुसरण किए बिना उच्च कर्मचारी से सीधा संपर्क स्थापित करे, बशर्ते वे दोनों इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को दे देंगे। यानी कि उसको सूचित किया जाना चाहिए कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ, फिर वो मिल सकता है। उसे कहते हैं गैंग प्लॉक का सिद्धांत था, हेनरी फ्योल ने दिया था। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक हर्बर्ट साइमन वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है? तो ये मैंने बताया था, कल ही पढ़ाया, कल परसों ही। देखो, ये प्रारूप है, चयन है, फीडबैक है। फीडबैक प्रतिक्रिया नहीं है। चयन को क्या कहते हैं? चॉइस। प्रारूप क्या क्या कहते हैं? डिजाइन। आम सूचना इंटेलिजेंट। ये तीनों इंग्लिश में याद रखना, मैंने कहा था आपको, जिससे आपको याद रह जाएगा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय 3 प्रमुख अवस्थाओं के 4 समावेश है। निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित विकल्पों का पता लगाना, उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना, ये सभी है। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैरी पॉर्कर फॉलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो नेतृत्व अभी आज टॉपिक में पढ़ाने वाली थी, लेकिन आज मैं MCQ करवा रही हूँ। नेतृत्व पढ़ाऊंगी ना, पूरा बता दूंगी आपको। मैरी पॉर्कर फॉलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है, वो है ज्ञान से नेतृत्व, ये इसका नहीं है। पद से नेतृत्व है, व्यक्ति, पद और कार्य, इन तीनों को याद रखना। फॉलेट के अनुसार नेतृत्व एक आवश्यक प्रबंध कौशल है। इसके 3 प्रकार है, स्थिति का नेतृत्व, व्यक्ति का नेतृत्व और कार्य का नेतृत्व। तो याद रखना, पद या स्थिति एक ही होता है और व्यक्ति और कार्य तीनों है, लेकिन ज्ञान वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया सही अनुकरण है? तो देखो, पहले संप्रेषण की प्रक्रिया है ना, उसके अंदर होगा संप्रेषण। पहले हम संप्रेषण करेंगे, फिर उसको संदेश देंगे और उसको माध्यम बनाएंगे। माध्यम बनाने के बाद हम उसके साथ संवाद करेंगे। उसके बाद संवाद करके बाद उसके बाद जितनी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, फिर उसकी प्रतिक्रिया हम करेंगे। ये ऐसी ट्रिक है और ये 3 नंबर राइट है इसका। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभाव आदि को इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ सकें। संप्रेषण की प्रक्रिया संप्रेषण, फिर संदेश, फिर उसका माध्यम, फिर संवाद, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिक्रिया, ये है। और हर्जबर्ग, ये कल मैंने पढ़ाया आपको, कौन सा फ्रेडरिक हर्जबर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? तो ये कार्य वातावरण नहीं है। पहचान है, बोनस है, उपलब्धि है, लेकिन कार्य वातावरण नहीं है। निम्न में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी? तो इसके अंदर नहीं की गई थी उपमंत्री का पद समाप्त किया जाए, ये सिफारिश नहीं थी। 45 सदस्य हो, ये थी। कार्मिक विभाग स्थापित हो, ये थी। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाए, ये भी थी। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसकी विशेषताएं। 5 जनवरी 1966 वाली याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। और उसके बाद है ये सब वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो, ये इनकी सिफारिश भी थी। योजना आयोग के अधिकतम 7 सदस्य हो, ये भी थी इनकी। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन थी, ये थी 12वीं रिपोर्ट थी। कौन सी थी? 12वीं रिपोर्ट, ये परीक्षा में आ चुका है। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, ये भी आ चुका है प्रश्न। और ये प्रश्न आया क्या? ये पेपर ही तो करा रही हूँ मैं, ये मैंने बता चुकी, सॉरी ये कहना था मुझे, ये सब मैं बता चुकी हूँ। ये आप देख सकते हो। 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके निम्न सुझाव थे। संगठनात्मक ढांचा हो, भारत सरकार का शासन में
शासन में कार्मिक प्रशासन, पुनर्संरचना, नागरिक केंद्र प्रशासन, संघीय राजतंत्र, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सब इसकी जो ई प्रशासन प्रोत्साहित करना है। अब 75 से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। भारत में द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया, तो ये 2005 को गठित किया गया, ये भी बता दिया मैंने। और बाकी के जो 75% है जितने भी आगे होंगे वो करूँगी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।